हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मार्क्स वेबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यू। पार्ट 1 जो है आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे चैनल पे, अब वहाँ से जो है देख सकते हो। आज जो है पार्ट 2 ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जो है देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिनको भी नहीं पता हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उनके लिए है, यहाँ पे हम अपनी तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ से रिलेटेड, और यू कैन से कि सोशोलॉजी से रिलेटेड आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, 10 क्वेश्चन हमने देख लिए थे, आज 11वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। What is the primary focus of मार्क्स वेबर वर्क इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो है इनकी किताब इन्होंने लिखी थी मार्क्स वेबर ने। तो पूछा गया है कि किस चीज़ पे जो है इस किताब ने फोकस किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एनालिसिस ऑफ सोशल एक्शन। ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ रिलीजियस एथिक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, एग्जामिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हिंदी में देखेंगे एक बारी। मार्क्स वेबर के काम इकोनॉमी एंड सोसाइटी का प्रमुख अध्ययन क्या है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक क्रिया का विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक प्रतिक्रिया की खोज। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक नैतिकता का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक प्रणालियों की जांच। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, साफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। उन्होंने बताया था कि इकोनॉमी और सोसाइटी कैसे एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं और कैसे रन करती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेबर व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है, कौन लोग थे ये प्रोटेस्टेंट वाले, ठीक है। ये वो लोग थे जो है रिलीजन में नहीं मानते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अपने काम को ही क्या मानते थे, अपने काम को ही अपना भगवान मानते थे, ठीक है। तो इनका काम ही क्या था, इनके लिए उनका भगवान था, इसलिए ये जो है दिन रात अपना काम करते थे। और इस वजह से यहाँ पे जो है इन कंट्रीज़ में जहाँ पे प्रोटेस्टेंट पाए जाते थे, या उन सिटीज़ में जहाँ पे प्रोटेस्टेंट पाए जाते थे, वहाँ पे कैपिटलिज्म की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती थी, ठीक है। तो ये मार्क्स वेबर ने जो है अपनी स्टडी के अंदर पाया। तो क्या एथिक्स थे उनके, यहाँ पे इनको देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, इट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस रिचुअल। क्या ये इम्पॉर्टेंस देते थे रिलीजियस रिचुअल को। ऑप्शन नंबर बी, इट हाईलाइट द रोल ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। क्या रोल रहा है प्रोटेस्टेंटिज्म का इन द डेवलपमेंट ऑफ, यानी कि कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने में। ऑप्शन नंबर सी, इट क्रिटिक्स द प्रोटेस्टेंट एथिक वर्क। क्या ये क्रिटिक करते हैं, क्या ये मतलब उल्लेखना करते हैं, ठीक है, ये बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी, इट प्रमोट द आइडिया ऑफ एस्थेटिसिज्म। क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे? एक बार हिंदी में भी सब जो है रीड कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर दिखाई दे रहा है जो हमने आपको समझाया। इट हाईलाइट द रोल ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनसे पूंजीवाद की विकास में प्रोटेस्टेंटिज्म की भूमिका को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, मार्क्स वेबर के किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझसे जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इन वेबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल एक्शन। वेबर जो है सोशल एक्शन की बात करते हैं। कितने टाइप ऑफ सोशल एक्शन उन्होंने दिए हैं हमें? 4 टाइप के सोशल एक्शन उन्होंने हमें दिए हैं, ठीक है। चारों टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज ट्रेडिशनल एक्शन, अफेक्चुअल एक्शन, सी वैल्यू रैशनल एक्शन एंड डी गोल रैशनल एक्शन। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा एक्शन है जो कि ड्रिवन होता है बाय द इमोशंस और फीलिंग। हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। वेबर की सामाजिक क्रिया की वर्गीकरण में कौन सा प्रकार भावनाओं द्वारा ड्राइव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत।
ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक, ऑप्शन नंबर सी मूल्य तत्कालीन और ऑप्शन नंबर सी डी लक्ष्य तत्कालीन। ठीक है, कालिक। ठीक है, तो कौन सा आपका यहाँ पे आंसर होगा? ऑब्वियस सी बात है, आंसर नंबर बी। हमने पढ़ा है कि अफेक्चुअल एक्शन को ही क्या बोला जाता है, और यहाँ पे आपको हिंदी में तो साफ दिखाई दे रहा है, भावनात्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि जो इमोशंस से हमारी एक्शंस ड्रिवन होते हैं, जो हमारी फीलिंग से एक्शन ड्रिवन होते हैं, उनको हम अफेक्चुअल एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका गिव मी अ मिनट, यप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, What does Max Weber means by the terms of charismatic authority? क्या मतलब होता है charismatic authority? कौन से लोगों के अंदर charismatic authority होती है? फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर मोदी। ठीक है, कल ही हमने जो है उद्घाटन किया है अयोध्या के अंदर राम मंदिर का। ठीक है, तो कैसी पर्सनालिटी है मिस्टर मोदी? डैट इज charismatic authority है। सारे जो है उनके पीछे भागे चले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ तो बात होगी उनमें तभी। ठीक है, तो ऐसी अथॉरिटीज़ को हम क्या कहते हैं? कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ओके, ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए अथॉरिटी बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कस्टम, ऑप्शन नंबर बी अथॉरिटी बेस्ड ऑन पर्सनल अपील एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज, ऑप्शन नंबर सी अथॉरिटी बेस्ड ऑन लीगल रूल और प्रोसीजर, एंड ऑप्शन नंबर डी अथॉरिटी बेस्ड ऑन हेरिडिटरी फैक्टर। तो क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे? आंसर नंबर बी, that is authority based on personal appeal and extraordinary quality। आपके अंदर बाकियों से, ठीक है, क्वालिटी सब में होती है, लेकिन बाकियों से कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके पास में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हैं आप जो दूसरों पे प्रभाव कैसा डाल रही हैं, पॉजिटिव प्रभाव डाल रही हैं, और लोग आपके पीछे कैसे चले आ रहे हैं? खींचे चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी अथॉरिटीज़ को हम क्या कहते हैं? कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मार्क्स वेबर आर्ग्यूड दैट मॉडर्न सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। मॉडर्न सोसाइटी का करेक्टर क्या बताते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? मार्क्स वेबर किसके बारे में बात करते हैं? ए ब्यूरोक्रेटाइजेशन, बी फ्यूडलाइजेशन, सी सेंट्रलाइजेशन एंड डी अनार्की। हिंदी में पढ़ते हैं एक बारी क्वेश्चन को। मार्क्स वेबर ने तय किया कि आधुनिक समाज में कौन सा प्रक्रिया होता है? ए ब्यूरोक्राइजेशन, बी समांतिकरण एंड डी डिसेंट्रलाइजेशन एंड डी अराजकता। ठीक है, आप जैसे भी प्रोनाउंस करो, सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। चलिए, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? किसके बारे में बात करी है मार्क्स वेबर ने? हमें सबको पता है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ब्यूरोक्राइजेशन। कौन सी प्रोसेस? देखो, जब भी किसी प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे क्या लग जाता है? शन लग जाता है, यानी कि वो प्रोसेस बन जाती है जब उसके पीछे शन लग जाता है तो। ठीक है, TION जब लग जाता है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेबर व्हाट इज स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म? क्या होता है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेबर? यानी कि पूंजीवाद की आत्मा किसे कहा है मार्क्स वेबर ने? पूंजीवाद की आत्मा किसे कहा है? ए रिलीजियस डॉक्ट्रिन, ऑप्शन नंबर बी द इथिकल फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म, सी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। क्या लगता है आपको, क्या होगा आंसर? चलिए हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बारी। एक धार्मिक सिद्धांत, बी पूंजीवाद की नैतिक आधार, सी सरकार का एक प्रकार, और डी आर्थिक शोषण। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी द इथिकल फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद की नैतिक आधार यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट इन वेबर्स एनालिसिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी? कौन सा की कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी के अंदर? महत्वपूर्ण विशेषण यहाँ पे पूछा गया है। ब्यूरोक्रेसी के विशेषण में मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य क्या है? ए परंपरागत, बी
करिश्मा, सी दैट इज़ यात्रीकरण, और डी कानूनी प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे ट्रेडिशनलिज्म, बी करिश्मा, सी रैशनलाइजेशन एंड डी लीगल अथॉरिटी। तो कैसी है हमारी ब्यूरोक्रेसी? नथिंग बट रैशनलाइजेशन। हमें बहुत ही ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब भी हम बात करते हैं तो लीगल रैशनल अथॉरिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो कैसी बात करते हैं हम? रैशनल अथॉरिटी की हम यहाँ पे बात करते हैं, रैशनल अथॉरिटी की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इन वेबर्स टाइपोलॉजी ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी व्हाट इज द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है? वेबर के कानूनी तत्कालीन अधिकरण की विगिकरण में प्रनिकता का क्या आधार है? ऑप्शन नंबर ए द पर्सनालिटी क्वालिटी ऑफ लीडर, क्या ये होता है? बी ट्रेडिशनल कस्टम एंड बिलीफ, सी ये तो कैसी क्वालिटी हो गई? ऑप्शन नंबर ए कैसी क्वालिटी है? इट इज़ अ करिश्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है। लीगल रैशनल नहीं है। लीगल रैशनल में क्या होता है देखेंगे। ट्रेडिशनल कस्टम एंड बिलीफ भी वाली कौन सी है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी। लीगल रूलर एंड रेगुलेशन एंड इमोशनल अपील, इमोशनल अपील वाली कौन सी है? कौन सा एक्शन होता है ये? इमोशनल। ये करिश्मेटिक में भी, ये करिश्मेटिक यहाँ पे लिखा हुआ है करिश्मा। और ये अथॉरिटी कौन सी होती है? इमोशनल वाली, डैट इज अफेक्चुअल। अब यहाँ पे आपका आंसर है डैट इज सी ऑप्शन। रिटन रूल्स आपके यहाँ पे दिए गए होते हैं, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, नॉट डी। डी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, टू मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19, what term did Max Weber use to describe the process by which, अब प्रोसेस के बारे में वो पूछ रहे हैं, by which traditional way of thinking, जहाँ पे traditional way of thinking होता है and behaving are replaced by, traditional way of thinking किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है? लीगल रैशनल सिस्टम के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। तो ऐसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखेंगे जो मार्क्स वेबर ने टर्म दी है हमें। ऑप्शन नंबर ए डिसएन्चेंटमेंट, ऑप्शन नंबर बी मॉडर्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी सेकुलराइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। डिसएन्चेंटमेंट का मतलब भी होता है किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है, किसी चीज़ से डिटैच्ड होना। तो ये यहाँ पर इसका मतलब है डिसएन्चेंटमेंट। इन्होंने लेकिन हमें वर्ड दिया जिसको हमें याद रखना है, इट इज़ गिवन बाय द मार्क्स वेबर, डिसएन्चेंटमेंट। और ये क्यों दिया था इन्होंने? क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग जो है या बिहेविंग, जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग है वो अलग होता जा रहा है, वो रिप्लेस हो रहा है किसके द्वारा? लीगल रैशनल सिस्टम के साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इन वेबर्स एनालिसिस व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन क्लास, कास्ट एंड पार्टी। ये मैंने आपको तीनों बहुत अच्छे से समझाया है कि क्लास किससे रिलेटेड होता है? इट इज़ रिलेटेड टू आवर इकोनॉमी। स्टेटस किससे रिलेटेड होता है? हमारी प्रेस्टीज से। जो एक सोसाइटी में कहते हैं ना कि सोसाइटी में लाइक आपका एक दबदबा है, आपका एक ओहदा है सोसाइटी के अंदर, आपकी एक प्रेस्टीज है, आपको लोग जानते हैं, ठीक है, तो वो आपका होता है स्टेटस। पार्टी क्या, पार्टी किससे रिलेटेड है? पार्टी इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल पावर। इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल पावर, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्या ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से? क्या ये बिल्कुल अलग अलग है? ऑप्शन नंबर बी दे आर कम्प्लीटली सिनोनिमस, कि सिनोनिमस है यानी कि बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मतलब कम्प्लीटली सिनोनिमस का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सेम है, सॉरी यहाँ पे सेम है कि ये मतलब सेम है, स्टेटस भी, क्लास भी, पार्टी भी, दे बोथ आर, मतलब दे तीनों क्या है? सेम है। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना, हमने अलग अलग पढ़ा अभी। क्लास इकनॉमी के बेस पे होता है, स्टेटस प्रेस्टीज के बेस पे होता है, और पार्टी पॉलिटिकल पावर के, तो ये अलग अलग है। क्या ये इंडिपेंडेंट है? क्या बिल्कुल अलग अलग है? नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग भी नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि सोसाइटी में आप किसी भी चीज़ को ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है।
दे आर ओवरलैप एंड इंटरसेक्ट, क्या ये ओवरलैप और इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल हाँ, ये ओवरलैप और इंटरसेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस इंसान के पास में स्टेटस अच्छा है वो हो सकता है कि उसकी क्लास भी अच्छी हो, यानी कि वो इकोनॉमिक टर्म्स में भी बाकियों से ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं फिर भी। दे हैव नो रिलेवेंस इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्या इनका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में कोई रिलेवेंस नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल रिलेवेंस है, क्योंकि मार्क्स वेबर ने ये 3 ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमें बताए हैं इन दी सोसाइटी। ठीक है जी, चलिए आज यहीं तक हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक। अगला लेक्चर आपका आएगा ऑन द टालकोट पासन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं करा है तो कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।